जब बॉर्डर का टीजर आया था और उसके बाद फिर कुछ गाने आए तो लोगों ने बोला कि यार ये तो बन नहीं रही बात, और बहुत से लोगों ने इसको ऐसा बोला कि ये कैश ग्रैब मूवी है। और कल जब बहुत सारे लोगों के रिव्यू आए, जो ऑफकोर्स मैं देखता नहीं हूँ, आप ही लोग मुझे बताते हैं कि सब लोगों ने अपनी बात से पलट गए। और कहीं ना कहीं जो उनकी स्पीच थी वो इस तरीके की थी कि भाई बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के ये बोलना पड़ रहा है। मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि जब कभी भी कोई एक हिंदुस्तान के बेटे की फिल्म आती है, बेटी की फिल्म आती है जो इंडिया को प्राउड कराता है, वो ऐसी फिल्म होती है जो आप नुक्स बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो आज का जो ये वीडियो है बॉर्डर टू, ये उसी के ऊपर समर्पित है, और खासकर ये डायरेक्टर साहब के ऊपर समर्पित है इसके अंदर, कि उन्होंने खासा ध्यान रखा है कि ये जो बॉर्डर टू आप देख के आए हैं या देखने वाले हैं, और जो मैं देख के आया हूँ मैंने क्या फील किया। क्योंकि इस बारी हम बॉर्डर के अंदर घुसेंगे ही नहीं, बल्कि बॉर्डर ही चेंज कर देंगे, ऐसे तरीके के इसके अंदर डायलॉग हैं। और हर एक कैरेक्टर को इस तरीके के डायलॉग्स मिले हैं, यानी कि फोकस था कि फिल्म को कैसे बड़ा बनाया जाए, जो सिचुएशन है उसको कैसे बड़ा बनाया जाए, ना कि सिर्फ एक किरदार के ऊपर। तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें थी, मेरी ऐसी कुछ यादें थी जो मैं फिल्म के साथ जब बाहर निकला तो मैं लेके आया, वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहले तो मुझे ये एक मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि शायद मैं इंडिया पाकिस्तान की कोई एक वॉर फिल्म देख रहा हूँ, जहां पर बहुत हाई ऑक्टेन क्रॉस बॉर्डर कॉन्वर्सेशन हो रही होती हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कोई किसी को डीमीन कर रहा है, कोई किसी को डीमीन कर रहा है, उस तरीके की चीज़ मुझे दिखी नहीं। इसके अंदर आपको जो चीज़ दिखती है, जो सेंटर पॉइंट रखा गया है, वो सिर्फ एक ही चीज़ रखा गया है कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ अ सोल्जर। वो सोल्जर जो है जब फील्ड के अंदर उतरता है तो उसको क्या फीलिंग आती है, क्यों वो मातृभूमि के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है, उन लोगों की प्रिपरेशन और उनकी जो कमांडरी होती है वो कैसे बनती है, कैसे इनकी ट्रेनिंग होती है, इसके ऊपर स्थित है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब आप ये पिक्चर देखने जाते हो तो आप इंडिया पाकिस्तान की पिक्चर नहीं देख रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है कि इंडिया वर्सेस एनी एनिमी हो जाता है। जब ये एनी एनिमी हो जाता है तो इसका जो कैनवस है और बड़ा हो जाता है, इसका जो बात करने का तरीका है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो बहुत बढ़िया डायरेक्शन है। आई थिंक उन्होंने हर एक कैरेक्टर के ऊपर अच्छा खासा सा स्क्रीन टाइम दिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हर एक को बहुत ही अच्छे अच्छे डायलॉग मिले। सनी देओल को तो खासकर काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक डायलॉग्स भी मिले। और क्योंकि आवाज़ तो वहाँ तक जानी चाहिए, कहाँ तक, लाहौर तक, इस तरीके के उनको डायलॉग्स मिले और बिल्कुल सही मौके पे मिले। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर चीखना चिल्लाना हो रहा है, चेस्ट थम्पिंग हो रही है। यहाँ पर चीखने का इंटरप्रिटेशन जो लोगों ने गलत निकाला और बोला कि एक बहुत ही महान कलाकार जो कई सालों से हमें एंटरटेन करता जा रहा है, उसको लेबल कर देना सनी देओल को कि ये सिर्फ चीखता है चिल्लाता है। जो मूर्ख लोग हैं वही सिर्फ इसी तरीके की बात करेंगे, अदरवाइज जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ये बोलेंगे कि जब बॉम्ब शेल्स गिर रहे हैं इधर उधर, जब गोलियां चल रही हैं, जब आपको अपने सोल्जर्स को, अपने बटालियन को ऐसा मोटिवेट करके चलना है कि उसके अंदर जोशो खरोश भर हो, तो वो ऐसे तो नहीं होगा, बेटा जा लड़के आ, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना वो। तो वो जो एनर्जी चाहिए होती है वो आपको दिखती है। और ये जो एनर्जी है एक 68 ईयर ओल्ड मैन आपको बहुत ही खूब तरीके से दिखाता है, जिसमें एकदम माहौल बन जाता है। और माहौल सिर्फ यहाँ नहीं बना है, माहौल बना है जो कैंप का माहौल है। हर एक जना जो कैंप के अंदर दिखाया गया उसके ऊपर फोकस किया गया है यहाँ पर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब इनकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, वो कैंप कैसा दिखता है, वो डिसिप्लिन कैसा दिखता है, वो पनिशमेंट कैसी होती है, वो जो एक दूसरे के पीछे हाथ नहीं रखते हैं और अल्टीमेटली ब्रदरहुड बन जाता है कि अगर एक दुश्मन तुम्हारी पीठ पे गोली दागने लगेगा तो दूसरा जो ब्रदर है, यानी दूसरा जो सोल्जर है तुम्हारा, मतलब एक किस्म की परछाई की तरह होगा। और बहुत सारी अपने मूवी के अंदर ऐसे सीन्स देखे होंगे जहां पर सोल्जर को गोली लगने लगती है और पीछे से दूसरा ही इंडियन सोल्जर जो होता है उसको बचाता है। सनी देओल एक दो बार ही करता है, उसके अलावा और भी इंस्टेंसेस आते हैं। जब एक ट्रेंच वाला सीन आता है जो एंड की मेन लड़ाई है, उसके अंदर भी आप एक दो बार ही देखते हैं जहां पर परमवीर चीमा आ जाता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट बहुत ज़बरदस्त तरीके का उन्होंने जो जो चीज़ बोली है या फिर कैंप में सिखाई गई है उसको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस होते हुए भी दिखाया है लड़ाई के अंदर। तो इसलिए वो लड़ाई बहुत आपको मीनिंगफुल लगती है। और प्लस क्योंकि फर्स्ट हाफ सिर्फ इस कमांडरी के ऊपर किस तरीके से एक दूसरे के मतलब सहारा बनते हैं ये लोग और प्राउडली फील करते हैं और ये बोलते हैं कि तू मेरे से आगे निकलेगा तो मैं तेरे को सलूट मारूंगा। तो वो जो चीज़ है वो अपने आप के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग कराती है। आपको लगता है कि आपको भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, और जो इस मूवी का पर्पस भी है कि आपको प्राउड फील कराए। और ऐसे बहुत सारे और इंस्टेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी किरदार रखे गए हैं उनकी बैक स्टोरी आपको
प्रभावित तो करती है, बट एट द सेम टाइम कोई ऐसी ऐसी नुआंसेस हैं जो मैंने पकड़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि वरुण धवन डजंट इवन नो द चाइल्ड का जेंडर, कि वो लड़का पैदा होने वाला है, लड़की पैदा होने वाली है। और खासा अच्छे तरीके से यहाँ पर थोड़ा बहुत फेमिनिज्म का भी ध्यान रखा गया है, कि मतलब वरुण को लड़की चाहिए, जो उनकी वाइफ है उसको लड़का चाहिए। और जब उसको गोली लगती है तो उसको ऐसा लगता है कि बस वो किसी तरीके से भाग के घर पहुंच जाए। और झूले में जैसे ही झांकने लगता है डायरेक्टर कि ये लड़का है या लड़की है, वहीं उसकी जो नींद है, या वो जो बेहोश हो रहा होता है गोली की वजह से, वहीं से वो जाग जाता है। इतनी अच्छी डायरेक्शन है। अगर वो वहां पर लड़का या लड़की दिखा देते तो आपको फिर वो मजा खराब हो जाता। आपको पता है कि वरुण को भी नहीं पता चला, तो एज ऑडियंस भी नहीं पता चला। ठीक है। और आपने भी अपनी ड्रीम्स ऐसे ही देखी होंगी, जहां पर आपको जो चीज आपने नहीं देखी कभी आज तक, वो आप कभी ड्रीम में भी नहीं देखते हो, क्योंकि वो ड्रीम्स जो कहीं होती हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी ही होती हैं, मतलब इन्विसार्ज डिफरेंटली होते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके का इस चीज़ का ध्यान रखा गया। और जो सोल्जर्स हैं, जो दिया है, वहाँ पर आपको दिखाया होगा जहाँ पर उनको एक ब्रिज प्रोटेक्ट करना होता है, सिख बटालियन को, जो सनी देओल खुद ही लीड कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो एक सिख सोल्जर होता है, उसको लगता है कि ये जो जितने भी गांव वाले यहाँ पर चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई हो रही है ऑफ कोर्स, तो इंडियंस ही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, वो एक दिया जला के जाते हैं। उस दिए के लिए वो अपनी जान दे देता है। तो वो जो होप होती है कि इंडियन सोल्जर्स ऐसा नहीं है कि ये मतलब पत्थर दिल हो जाते हैं, ये पत्थर दिल नहीं होते हैं, ये देश के लिए सोचते हैं, उनको जोड़ने की बात करते हैं। तो जब कभी भी कोई हिंदू मुसलमान करता है या फिर सर फाड़ने की कोशिश करता है, ये सीन इतना इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये जो दिया जिसने जलाया है वो सेम रिलीजन का भी नहीं है, वो सिर्फ एक हिंदुस्तानी है। इस तरीके की फिल्म आपको जोड़ने का काम करती है। वो ये फिल्म ये बताती है कि सबसे ऊपर वाला जो धर्म है वो है इंडियननेस। अगर आपके अपने धर्म भूल भी जाओगे, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप ये याद रख लेते हो कि आप इंडियन हो, तो कभी भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे जिससे इंडिया को नीचा देखना पड़े। ठीक है। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वो जो सोल्जर को बहुत इफेक्टिवली यूज किया गया। आन शेट्टी का भी एक नुआंस है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो उनकी लिटिल चाइल्ड के साथ कॉन्वर्सेशन है, वो आपको लगेगा कि शायद जो चिल्ड्रन होते हैं वो उनको ऐसी बातें दिखा के, स्वीटनेस दिखा के आप ऑडियंस का ध्यान एकत्रित करते हो, अटेंशन लेके आते हो। वो बात सही है एकदम, वहाँ करने की कोशिश भी करी गई है। बट एट द सेम टाइम जो टीचिंग है ना एक फादर की, जो कि एक खुद सोल्जर है, नेवी सोल्जर है, वो जाते जाते अपने बच्चे को ये बोल रहा है कि आप कमांडर हैं, आपको घर का ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है, डिसिप्लिन वहां दिखाना, और मम्मी को जोक सुनाना है। तो ये जो एलिमेंट है कि डिसिप्लिन का, और एक बच्चे के अंदर आना कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, ये आपको निभानी है। ठीक है। ये धीरे 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 जो डिसिप्लिन होता है, ये बहुत मायने रखता है किसी को लाइफ को भी नर्चर करने के लिए। तो ये मैंने नोटिस किया कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे की ड्राइंग को यूज कर लिया, या बच्चे की कॉन्वर्सेशन इसलिए रख दी कि आपको स्कैर हो कि बच्ची का ध्यान कौन रखेगा। वो बच्ची बहुत प्राउड फील करते हैं अपने फादर के लिए। और जब वो माता वाला जो उन्होंने ड्राइंग बनाया होता है, वो शक्ति भी आती है, हान का वो डायलॉग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, शक्ति माँ, जो उनके फादर ने भी बोला था फर्स्ट वाले के अंदर। बट उसके अलावा वो एक और ड्राइंग बनाती हैं जिसके अंदर वो शिप पे खड़ा हुआ सलूट कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़े को बढ़िया लगा ये चीज़, कि ये एक छोटी छोटी नुआंस है जो डायरेक्टर ने पकड़ी है, तभी उनकी पिक्चरें ज़्यादातर चल जाती हैं। दिलजीत दोसांझ के साथ भी इन्होंने, डायरेक्टर साहब ने बहुत सारी पिक्चरें बनाई हैं, पंजाबी पिक्चरें बनाई हैं, 1984 पिक्चर बनाई है। और दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर इतना सही कैरेक्टर लिखा है ना, कि वो जॉली जॉली होता हुआ आपका दिल जीत लेता है, जैसे उनका नाम है। ठीक है। लेकिन जब उसको मौका मिलता है, जब वो देखता है कि मेरा पर्पस क्या है, सिर्फ देश के लिए नहीं, मेरे जो बच्चे हैं उनकी होप खराब कर दी, उतना जबरदस्त तरीके से उसको सटल तरीके से दिखाया गया कि एक बच्चे हैं जो कल भविष्य में उसी की तरह एयरफोर्स के पायलट बनते हैं, देश की सेवा करते। वो जो एलिमेंट है कि सिर्फ ये नहीं है बच्चे क्यूट हैं, अब सल्यूट करके जा रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, सिर्फ वो नहीं है। वो उस बात से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो 3 बच्चे चले गए, जो बच्चे कल देश का भविष्य बन सकते थे। और वो फिर वो बोलता भी है कि तुमने गलत पंगा ले लिया, ये गुरुओं का देश है, यहाँ पर एक इंसान 1 लाख लोगों से लड़ जाता है। तो अपने अपने रिलीजन का जो एलिमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज किया है। और आप बड़े भावुक हो जाते हो उस चीज को लेके, कि जो ट्रू सेंस के अंदर जब रिलीजन बने थे कि मैं एक को 1.25 लाख से लड़ा दूं, उस तरीके की आप सुनते ही होंगे जब आप एक मोटिवेशनल चीज सुनते हो सिखों के अंदर,
वो स्पिरिट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और प्यार मोहब्बत भी उतना ही दिखता है, क्योंकि दिलजीत पाजी जब बात कर रहे होते हैं अपनी माँ से, तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे बोलते हैं मेरी सौतेली माँ, मुझे मेरी असली माँ का बुलावा आ गया। तो ये सिर्फ एक जैसे माँ को टीज करने वाली बात होती है, कि तुम मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मेरी असली माँ जो है मेरी मातृभूमि है। और जब मरना है तो मुंह छुपर करके मरना है। और जो उसकी जो बड़ी स्वीट सी जो एक वो दिखाई है ना, नोक झोंक अपनी सिस्टर के साथ, वो बहुत बढ़िया दिखाई है, वो दिल जीत लेती है अगेन। जो उनके दारजी होते हैं उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन है, कि जनरली जो लड़के होते हैं वो इतने पैली नहीं हो पाते, वो पैलीनेस और वो एक दर्द सा आप फील कर रहे होते हो कि यार काश ये लास्ट टाइम जाते थे ना एक झप्पी डाल लेता, काश ऐसा कुछ हो जाता। लेकिन वो झप्पी नहीं हो पाती, लेकिन एंड में सलूट और मुंह छुप पर वो निकलती है। तो जब आप ये सीन देख रहे होते हो ना, आपको लगता है कि यार ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये नुआंस पकड़ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, कि आप वो फील कर पाओ जो उनकी फैमिलीज या ये फिर खुद फील करते हैं। तो इसीलिए मेरे को पिक्चर ऐसा लगा कि शायद ये इमोशंस के मामले में बॉर्डर वन से ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी अच्छे इसके अंदर इमोशंस इवोक होते हैं। शायद आप मेरे बात से कनेक्ट ज़्यादा ना करो, या फिर आप बोलो कि नहीं शायद बॉर्डर वन ज़्यादा अच्छी थी, कंपेयर करना भी नहीं चाहिए क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। बट इमोशंस के मामले में मेरे ख्याल से नुआंस के मामले में थोड़ा सा ही आगे निकल गई है। हाँ, वॉर सीक्वेंसेस के मामले में शायद थोड़ा पीछे होगी, लेकिन इमोशंस के मामले में थोड़ा आगे निकल गई। आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, परमवीर चीमा और उसका जो दोस्त कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, चिट्ठी जब आती है, संदेशे आते हैं, गाना भी आता है, उसके फ्रेंड की मदर जिनका नाम पार्वती होता है, वो उनकी डेथ हो जाती है। और परमवीर जो चीमा का जो रोल है, काफी अच्छा एक्टर है वो भी, वो इसीलिए अपनी चिट्ठी नहीं दिखाता, इसलिए अपने फ्रेंड को नहीं बताता, क्योंकि उसकी तो डॉटर हुई है। ये जो कन्फ्लिक्ट है कि मैं उसकी सोरोनेस के अंदर एक भागीदार बनूंगा, और मैं शायद अपना जो खुशी है उसको भी दबा के ही रखूंगा। लेकिन जब दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है, बोलती है कि अब परमवीर चीमा इतना इमोशनल हो जाता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे मदर के नाम पे अपने चाइल्ड का नाम रखूंगा, पार्वती रखूंगा। तो ये स्टेम कहाँ से हो रहा है? ये स्टेम हो रहा है कि जो आपने नींव रखी थी, कि जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो स्टार्टिंग के सीन्स में भी दिखाया गया कि ब्रदरहुड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही बचाता है आपको फील्ड के अंदर। तो जो ब्रदरहुड है वो बिल्कुल सही तरीके से डेमोन्स्ट्रेट होता है। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन आपको तब भी मिलता है जब वरुण धवन का पता चलता है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो दिलजीत कहता है कि जो मेरी सिस्टर है वो तुम्हारी सिस्टर है। तो ये जो कमाड्री अलग अलग टाइम पे जो आपको बताया गया, उसके दो तीन चार डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिए जाते हैं। ये किसी ने शायद मेरे ख्याल से ढंग से पकड़ा नहीं है। ये वीडियो भी लंबा हो रहा है, और मैं चाहता हूँ ये लंबा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात हो। ये जिस तरीके के वीडियोस आजकल बनते हैं वीएफएक्स से रिलेटेड, इससे मुझे खासा तकलीफ है। जब मैं देख रहा था तो मुझे स्काई के अंदर शायद फटता हुआ बम गंदा वीएफएक्स का नहीं दिख रहा था, क्योंकि मुझे वहां जज्बात दिख रहे थे कि अगर ये इंसान किस जज्बात से चार फाइटर जेट मार के आ गया, मेरे को वो दिख रहा था। मुझे वो गंदा बम फटता हुआ दिखा ही नहीं एक्चुअली में, मैं अंधा हो गया उसके टाइम में, क्योंकि मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो गया पिक्चर में, जो इस पिक्चर का रोल था। ठीक है। और ये जो परमवीर के बारे में हम बात करें, चीमा और उसके फ्रेंड के बारे में हम बात करें, जो भगवत गीता के श्लोक से प्रेरित होता रहता है, तो वहां पर अगेन जैसे मैंने बोला, जिसका जो जो रिलीजन है उसकी जो गुडनेस है उसको लेके आ रहा है। एक साइड होता है कि हम भगवान को लेके कैसे एक्सट्रीम चीजें कर सकते हैं, तू ऐसा ही टीका लगा, तू ऐसा ही कर, तू गुरुद्वारे में वो कर, तू वो क्यों नहीं किया, तूने ये क्यों नहीं किया। वर्सेस हर एक जो रिलीजन है उसकी जो प्राइम जो गुडनेस है उसको यहाँ पर दिखाया है, कि तू कर्म कर, तू जरूर जीतेगा। ये लास्ट वर्ड होते हैं लड़ाई में जाने से पहले, जो वो गीता के अंदर पढ़ता है। और वो ही दोस्त, जैसे मैंने आपको बोला कि ब्रदरहुड की कहानी, वो दोस्त बम के ऊपर खुद गिर जाता है, ताकि अभी बच्ची पैदा हुई है परमवीर चीमा की, वो बेचारी अनाथ ना हो जाए। तो आपको बहुत अच्छे इमोशनल सीन्स दिखते हैं। और ऐसे ही सनी पाजी के भी रोल बहुत ही ज्यादा मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि सनी पाजी जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है। फतेह, और वो फतेह इस तरीके है जिसने कोई लड़ाई नहीं हारी है, वो एक काफी सीनियर रैंक का ऑफिसर है। ठीक है। जो सबको लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगा। तो पहली चीज तो उसको ये दिखाया गया है कि वो स्ट्रैटेजी भी बनाता है, स्ट्रैटेजी में अच्छा है। दूसरा, ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, वो खुद भी वॉर फील्ड के अंदर है। बट when his son dies, he can't cry because वो उस तरीके से प्राउड फील कर रहा है, और वो जिस जैसे दूसरे सोल्जर्स को बोलता है कि ये मरना जो है वो सौभाग्य है। और वैसे ही आपको दिखता है मोना का कैरेक्टर, जो उनकी वाइफ बनी होती है, जो जाते हुए अपने बच्चे को आखिरी जो उनकी ड्यूटीज होती हैं उसके अंदर उससे बोलते हैं जय हिंद पुत्र।
तो वहाँ पर जैसे मैं कैसे समझाऊँ, वहाँ पर आँसू बहाना मतलब डिमीन करना सोल्जर की मौत को शुरू से, तो वहाँ पर सलूट देना बनता है। तो ये बड़े इमोशनल सीन है, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार यार क्या ही इंसान है ये लोग। लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो मैं आपको बताता हूँ कि जब सनी पाजी का लास्ट का सीन आता है, अब सब कुछ हो गया है, लड़ाई ओवर हो गई है, भगवान से भी लड़ाई पूरी हो गई है, तो वो गुरुद्वारे में जाते हैं। जब गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो एंड के अंदर उनको जान के यंग फॉर्म ऑफ जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनकी डेथ हो गई है वो दिखते हैं गुरुद्वारे में, एज अ रिफ्लेक्शन कि वो एक अच्छे पीसफुल जगह के अंदर है। बहुत अच्छा आर्टिस्टिक फ्रेम है वो। उसमें आपको अक्षय खन्ना भी दिखते हैं, आपको सुनील शेट्टी भी दिखते हैं, आहन शेट्टी भी दिखते हैं, बहुत सारे लोग जो चले गए हैं, आपको पुनीत सर भी दिखते हैं। सारे लोग वो आपको छोटी छोटी रिफ्लेक्शन में दिखते हैं जिनके पीछे जोत जल रही है। जोत जलना अपने आप में एक रिफ्लेक्शन होता है, आपने पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा कि आप प्रभु के चरणों में चले गए हो आफ्टर डूइंग योर ड्यूटीज। तो वो बहुत अच्छा है जो सनी पाजी ने किया वहां पर। वहां पहली बार आंसू बहाए, वो उनकी ह्यूमन साइड थी एंड के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम इतना इंटेलिजेंट वो सीन है कि वो फिर भी सोल्जर है, तो वो सल्यूट करते हैं उनको एंड में। मतलब वो ये जो सीन्स है ना, ये बहुत डीप है। ये जब आप देखते हो आपको लगता है कि यार ऐसे ही तो करना चाहिए था, लेकिन एक पल में आंसू, एक पल में सल्यूट, और वो क्यों और क्या देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसी वाइफ्स का जो रोल है आप देखोगे तो अलग अलग लेवल की परेशानियां यहाँ पर दिखाई गई हैं, लेकिन एक चीज बहुत सुंदर दिखाई गई है इसके अंदर कि जितनी भी वाइफ्स हैं, शायद उस जमाने के अंदर ना तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी होती थी, ना तो उनके पास ज्यादा मीन्स होते थे, लेकिन उसको जिस तरीके से दिखाया गया है कि शायद ये वो हैं जो डिग्निफाइड तरीके से अपने घर में रहती हैं। इनको उतना ही लव मिलता है अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, जैसे कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही है। तो चाहे वो सोनम बाजवा हो जो दिलजीत दोसांझ की वाइफ दिखाई गई हैं, बहुत प्राउडली उसके घर का, अपने उसकी जो मदर है उनका ध्यान रखती है। अभी उसकी शादी हुई ही होती है, फर्स्ट दिन ही बुलावा आ जाता है, उसकी मेहंदी भी नहीं सूखी होती है, और अनफॉर्चुनेटली उसका हस्बैंड नहीं रहता है, लेकिन प्राउडली शी कैरीज द एंटायर थिंग। और वो वैसा नहीं है कि आगे शादियां हो गई हैं हो गया, वैसा कुछ नहीं दिखाया है। ऐसा ही दिखाया है कि मतलब शी बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली। मोना जी की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, मोना सिंह बहुत ही अच्छा रोल यहाँ पर किया है, और जो इमोशंस उन्होंने यहाँ पर डिपिक्ट करे हैं वो मतलब नेक्स्ट लेवल के हैं। जो एक जाते हुए बच्चे को विदाई जिस तरीके से एक सोल्जर की बीवी और माँ देनी चाहिए, वो बहुत अच्छा दिखाया गया है यहाँ पर। मेधा का रोल भी आपको यहाँ पर अच्छा दिखेगा, आन्या का रोल यहाँ पर आपको अच्छा दिखेगा, क्योंकि दोनों ही अगर सेंस में देखा जाए तो हस्बैंड डिपेंडेंट थोड़ी सी हैं, क्योंकि तब उस जमाने में इस तरीके का हुआ करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा लव। तो बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया, और अपने सेंस के अंदर अपने घर के अंदर वही कमांडर है, वो ही घर चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सोल्जर है वो हुक्म चलाएगा सरहद जाके, ऐसा नहीं दिखाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि जिस तरीके की स्केल पे बननी चाहिए थी, जिस तरीके का मजाक उड़ाया जा रहा था कि वीएफएक्स और ये सब ग्रीन स्क्रीन पे हो गया, जब आप पिक्चर देखते हो आपको रियलाइज होता है कि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं, वॉर सीक्वेंसेस हैं जो प्रॉपर स्केल में जेन्युइन लोकेशंस पे करे जाते हैं। जो पुरानी वॉर हमने देखी थी वो एक ही लोकेशन पे रेगिस्तान वाले एरिया में टाइप में बहुत ज़्यादा उसको दिखाया गया था। ये 1971 के अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया है, चाहे वो ब्रिज के सीन अलग से हों, चाहे फिर वो थोड़े फॉरेस्टी सीन्स हों, चाहे फिर वो आपके पानी के सीन और अरेबियन सी के सीन हो, वो सारे तीन चार सीन्स जो हैं, या फिर ओपन फील्ड्स के सीन हो जहाँ पर ट्रेंचेस बनाए, वरुण धवन वाले जो सीन्स हैं, वो सारे सीन्स थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लैंडस्केप इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो अगर आप ये सोचें कि शायद ये पिक्चर रिस्ट्रिक्टिव है, नहीं, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि जो पुरानी पहले वाली पिक्चर थी वो ज़्यादा रगड़ लगी थी इससे, और ये वाली पिक्चर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सही है। ये बहुत इमोशनल करती है आपको, और एंड आते आते जो वॉर सीक्वेंसेस में थोड़े इसके अंदर ज़्यादा फिल्मी है पार्ट वन से, लेकिन फिर भी आपको बहुत इंटरटेन करता है, मज़ा आता है। और एंटरटेनमेंट का जो फाइनल क्वेश्चन होता है, एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन विद लॉट ऑफ प्राइड एंड लॉट ऑफ एक्शन, दैट काश हम भी ऐसा कंट्रीब्यूट कर पाते। बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट मेरी जाते जाते एक और चीज़ है कि हम यूनिफॉर्म की पूरी इज्जत करें, और वो यूनिफॉर्म यहाँ पर एकदम प्रॉपर दिखाई गई है, और सल्यूट्स भी प्रॉपर दिखाए गए हैं। तो जो ओपन सल्यूट है आर्मी का, वो दिखाया गया हाफ जो होता है हमारे नेक्स्ट आर्म फोर्सेस का, और फिर उसके बाद जो छुपा हुआ होता है वो नेवी के लिए होता है, इसीलिए क्योंकि उनके हाथ में ज़्यादा ग्रीस व्रीस लग जाती है, तो वो बिल्कुल छुपा हुआ होता है ताकि यहाँ पर पाम में ना दिखे। तो इस तरीके से दिखाया गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि नेवी हो चाहे फिर वो
बैटल फील्ड के अंदर जाते हुए, आर्मी हो, सबको बहुत अच्छे तरीके से, एयरफोर्स हो, उसको ढंग से दिखाया गया। और एयरफोर्स को भी हाफ इसलिए दिखाया जाता है, मतलब एज एफ दे आर टेकिंग अ फ्लाइट, तो 45 डिग्रीज पे होता है। तो अब ये सब चीज़ें जब होता है ना, आपका इंटरेस्ट जनरेट होता है इसके अंदर, क्योंकि जब आप देखते हो कि ऐसा क्यों किया गया है, तो आप रिसर्च करते हो, आप देखते हो कि अच्छा क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा क्यों होता है, ये पूरा जो है वो प्रोटेक्टेड क्यों होता है, पाम क्यों नहीं दिख रहा, और ये पाम क्यों दिख रहा है, बिकॉज आप अनआर्म्ड अपने आप को दिखाना चाहते हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और हाफ का मतलब जो होता है कि मैं फ्लाइट ले रहा हूँ, उड़ान ले रहा हूँ, उस तरीके की चीज़ें हैं इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छी नुआंस पकड़ी है। ये वीडियो ज़रूर लंबा हुआ, पर मुझे ये शेयर करना था आपके साथ कि मेरी ऑब्जर्वेशन क्या थी। अगर अच्छा लगे तो एक थम्स अप डाल देना, लेकिन अगर वो भी नहीं डालना तो जय हिंद ज़रूर लिख देना। जय हिंद।